चलिए देखिए, तो आपका जो चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी में, ये क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लोगों ने पहले भारत के भौतिक विभाजन का परिचय समझा कि हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से जो है भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। ठीक है, जिनमें से पहला क्या था, पर्वत। ठीक है, तो पर्वत के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आप लोगों ने किसके बारे में सुना था, मैदान के बारे में। ठीक है, इसके बाद तो पहला आपको सबसे ऊपर जो था वो क्या था, पर्वत। ठीक है, पर्वत के बाद जो आपको मैदान, मैदान के बाद जो है आपको मरुस्थल। ठीक है, फिर आपको प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान, फिर आपको द्वीप समूह। ये 6 भागों में भारत का भौतिक विभाजन किया गया है। ठीक है, जिनमें से आप लोगों ने जो है पहले पर्वत के बारे में पढ़ लिया कि जो उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय आपको 3 प्रकार के हैं, काराकोरम, लद्दाख और यशकर। उसी प्रकार से मुख्य हिमालय भी 3 श्रेणियों में है। ठीक है, जिसमें महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को इन हिमालयों में जो दर्रे पाए जाते हैं उनके बारे में कल पढ़ाया गया था। ठीक है, तो आगे जो आपको पढ़ना है, अब उत्तर भारत को नहीं पढ़ना है, अब जो है दक्षिण भारत को पढ़ना है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की बात करेंगे तो यह जो नीचे वाला आपका भाग है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार इसे क्यों कहा जाता है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, बिल्कुल। तो देखिए, अभी पूरा भारत का मैप नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना है दक्षिण भारत के बारे में, इसलिए दक्षिण भारत को ही केवल देखेंगे। ठीक है, इसलिए ऊपर का मैप नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये आपको 3 तरफ से जो है पानी वाले क्षेत्र से लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर आपको जो है पूरब साइड में यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जिसे हम लोग बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिम साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, अरब सागर है। ठीक है, जिसे हम अरबियन सी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अरबियन सी, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, अरबियन सी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो हिंद महासागर जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडियन ओशियन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो वैसी भूमि या वैसा भूभाग, ठीक है, जो क्या हो, 3 तरफ से पानी वाले क्षेत्र से लगा हो और एक तरफ से स्थल से लगा हो, भूमि से लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, तो आपने पर्वत के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद आपको जो है मैदान के बारे में पढ़ना है, ये आपको नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो वहां पर समझाया जाएगा। ठीक है, और पर्वत मैदान से जब हम नीचे आएंगे तो नीचे वाले भाग में जो है क्या है, आपको पठार है। क्या है, पठार। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीप क्या होता है ये समझ गए कि जो 3 तरफ से क्या हो, पानी से लगा हो। ठीक है, तो ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से क्या हो, पानी से लगा हो, 3 तरफ से पानी से लगा हो, यानी पानी वाले क्षेत्र से लगा हुआ हो। ठीक है, और एक तरफ से क्या हो, भूमि से लगा हो। ठीक है, तो वैसे जो भूभाग होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में लैंड मास कह देंगे। तो ऐसे जो लैंड मास होते हैं, भूभाग होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार में जो है आपको कई सारे पठार पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय पठार जो एरिया है इसे भी 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जो नीचे वाला भाग है वो आपको दक्कन का पठार कहलाता है और जो ऊपर का भाग है उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। ठीक है,
तो इसको आपको समझना है। लेकिन अभी क्या है कि इन पठार से पहले जो है आपको था समझना है किसके बारे में, रेगिस्तान के बारे में, मरुस्थल के बारे में। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है यह टॉपिक आपका चलेगा, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार को समझने से पहले किसको समझेंगे, रेगिस्तान को, मरुस्थल को। ठीक है, तो जो आपका राजस्थान वाला इलाका है, ठीक है, यह जो राजस्थान वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, मरुस्थल है। यहाँ क्या है, मरुस्थल। ठीक है, तो पहले मरुस्थल को समझेंगे, फिर आपको जाना है कहा, नीचे प्रायद्वीपीय पठार पर। ठीक है, तो पहले अगर हम मरुस्थल की बात करें तो भारत में जो मरुस्थल है वह कितने प्रकार के हैं। भारत में जो आपको मरुस्थल है या मरुस्थल जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, ठीक है, तो एक होता है आपको क्या, उष्ण मरुस्थल, जिसे हम गर्म मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, शीत मरुस्थल। ठीक है, तो मरुस्थल हम किसे कहते हैं, ठीक है, तो ऐसी भूमि, ऐसा भूभाग जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती हो, जहां अल्प वर्षा होती हो, कम वर्षा होती हो, जहां वनस्पति कम हो, ऐसे स्थान को हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि मरुस्थल किसे कहते हैं, ठीक है, इसे इधर ही लिख देते हैं कि मरुस्थल किसे कहेंगे। ठीक है, तो जहां पर जो वर्षा होगी वो क्या होगी, अल्प मात्रा में। ठीक है, या कहें 50 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो वर्षा या तो अल्प मात्रा में हो या 50 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो। जहां पर वनस्पति जो हो वो भी क्या हो, अल्प मात्रा में हो, यानी कम हो। ठीक है, तो जहां पर वर्षा कम होगी वहां पर वनस्पति भी कम होंगे। ठीक है, और वनस्पति नहीं होंगे तो भूमि में जो उर्वरा शक्ति वो भी कमजोर होगी। ठीक है, और वह भाग क्या, उपजाऊ कम होगा। उपजाऊ कम होगा तो उसी को हम मरुस्थल कह देते हैं, मरी हुई भूमि कह देते हैं। ठीक है, तो भारत में अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, एक आपको क्या हो गया, उष्ण मरुस्थल। ठीक है, जिसे हम राजस्थान को लेकर जो है कह सकते हैं। ठीक है, कि राजस्थान में जो आपको है वो क्या है, उष्ण मरुस्थल। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या कह देंगे, हॉट डेजर्ट। क्या कहेंगे, हॉट डेजर्ट। और शीत मरुस्थल को क्या कहेंगे, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो यह दो प्रकार के हमारे यहाँ क्या है, मरुस्थल है, एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, जो हॉट डेजर्ट हुआ करता है यह आपको जो है भारत में जो हमें देखने को मिलता है, ये कहां पर देखने को मिलता है, राजस्थान में। ठीक है, और गुजरात में भी आपको इसका विस्तार है। हाँ, थोड़ा बहुत गुजरात में भी विस्तार है। ठीक है, मुख्य रूप से जो है राजस्थान में जो हम थार मरुस्थल देखते हैं इसी के बारे में आपको उष्ण मरुस्थल के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मरुस्थल है वो कौन सा है, थार मरुस्थल है राजस्थान में। ठीक है, जिसे हम लोग जो है उष्ण मरुस्थल के रूप में जानते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में अगर आप राजस्थान का क्षेत्र देखेंगे तो आपको जैसलमेर, बीकानेर वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये आपको इसी मरुस्थलीय एरिया के पास में है। ठीक है, अगर हम कोल्ड डिजर्ट की बात करें, शीत मरुस्थल की बात करें, तो इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, तो अभी आपको पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जो पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी आपको बताया गया था कि लद्दाख जो है ये आपको क्या है, शीत मरुस्थल की भूमि है। ये क्या है आपको, शीत मरुस्थल की भूमि। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, तो ये बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, जो शीत मरुस्थल है यहाँ पर क्या होगी, जो भूमि होगी, भूभाग होंगे, लैंडमास होंगे, वो क्या होंगे, आपको बर्फों से ढकी हुई मिलेगी। ठीक है, तो जहां बर्फ से ढकी हुई भूमि रहेगी में वहां ठंडा बहुत ज्यादा होगा, है ना, और जहां ठंडा बहुत ज्यादा होगा
तो वो मिट्टी क्या होगी, खेती के लायक नहीं होगी। ठीक है, वहां पर वर्षा भी जो है वो बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, इसलिए लद्दाख को हम शीत मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, अगर हम राजस्थान वाले, गुजरात वाले मरुस्थल की बात करें, थार मरुस्थल की बात करें, तो यह मरुस्थल कैसा होगा, तो यह रेतीला होगा। कैसा होगा, रेतीला। यहाँ पर जो है रेत के ये जो है आपको कण देखने को मिलेंगे, जिसे हम लोग बालू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या जो भूमि है वो कैसा होगा, रेतीला, रेत वाली भूमि होगी। ठीक है, और यह जो रेत वाली भूमि है, इनसे कुछ आकृतियां भी बनती है। ठीक है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि जो थार मरुस्थल है, इसका विस्तार हमने भारत में देखा कि राजस्थान और गुजरात में है। क्या इसका विस्तार और भी कहीं पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, सही जवाब है। तो पाकिस्तान में इसे हम किस नाम से जानते हैं, कहां पर इसका विस्तार है, तो याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान है, यहां पर इसे हम चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो आपको चोलिस्तान नाम से जो क्षेत्र है, ठीक है, ये आपको क्या है, थार मरुस्थल का ही भाग है। ठीक है, जो कि क्या है, उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान में कौन सा क्षेत्र जो है थार मरुस्थल का विस्तार स्थल है, तो आप कह सकते हैं चोलिस्तान। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो यह रेतीले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर आपको क्या है कि इन रेत के माध्यम से कुछ आकृतियां बनती है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसे आपको बालू टिब्बा, ठीक है, बरखान, ठीक है, तो ये आपको राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जो रेतीले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बनने वाली कुछ आकृतियां हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जो रेत है, वहां पर हवाएं तो चलेगी। ठीक है, तो कभी कभी क्या, जब तेज हवाएं चलती है तो रेत को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। ठीक है, और जब रेत को उड़ा कर ले जाएगी तो वहां पर क्या है, एक आकृति बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आकृति बनती है, जहां पर यहाँ पूरा क्या होगा, बालू होगा। ये कण पूरा क्या होगा, बालू का। ठीक है, आगे से क्या होता है, खाली होता है, और पीछे से क्या होता है, आपको ये भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो आपको आकृति बनती है बालू से, जो आपने कभी कभी देखा होगा, अगर कोई मूवी देखते हैं या टीवी वगैरह में, कई सारी जगह पर आप देखेंगे कि जहां डेजर्ट की बात हो रही है, डेजर्ट को दिखाया जा रहा है, तो वहां बड़े बड़े टापू जैसे बन जाते हैं बालू के, है ना, बिल्कुल। तो जो बालू के टापू जैसे बन जाती है आकृति, उसको हम बोलते हैं बालू टिब्बा। क्या बोलते हैं, बालू टिब्बा। ठीक है, लेकिन उसी में क्या होता है, जो अर्धचंद्राकार बनता है, यानी आगे जो भी चित्र बनाए थे आपको अर्धचंद्राकार, जो आगे से क्या होता है, खाली होता है, पीछे की तरफ क्या होता है, भरा होता है। ठीक है, क्योंकि हवाएं जिस ओर से चलेगी, उसके ऑपोजिट साइड में बालू वहां पर ज्यादा जमा होगा। ठीक है, तो जो आपको अर्धचंद्राकार आकृति का बनता है, उसको हम बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं, बरखान। ठीक है, तो बालू टिब्बा और बरखान दोनों ही क्या है, आपको रेतीले टापू होते हैं। तो जो टापू के समान होगा वो बालू टिब्बा कहलाएगा, और जो आपको क्या है कि अर्धचंद्राकार आकृति में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बरखान। ठीक है, तो ये दोनों ही आप नाम जो है याद रखिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको हाल फिलहाल में केवीएस के जो मेंस का एग्जाम हुआ, ठीक है, टीचर वाला का, उसमें भी आपको ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, जो भी हम भी गए थे देने के लिए, ठीक है, केवीएस का मेंस, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था, बरखान क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव था, लिखने वाला था। ठीक है, तो वहां पर ये पूछा गया था बरखान क्या होता है। ठीक है, तो बरखान क्या होता है, ये बालू का जो है टापू होता है, जो क्या होता है, अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, और इसका निर्माण कहां पर होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहां रेत ज्यादा होते हैं, रेत से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल फिलहाल में केवीएस में पूछा गया सवाल है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस सवाल को लेकर जो है अभी बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, जैसे मेरे साथ कुछ दोस्त और भी थे, जो भी क्लास के मीन्स क्लोज नहीं थे, सिर्फ मिल गए सेंटर पे। ठीक है, तो जो ये नहीं जान रहे थे, वो सभी जो है जब वॉशरूम जाते थे तो एक दूसरे से यही सवाल पूछते, बरखान क्या होता है। ठीक है,
तो मैं भी वॉशरूम गया हुआ था, वो भी गए हुए थे, तो वहां पर यही सवाल पूछा कि बरखान क्या होता है ना। मिस कंप्लीट होने के बाद ये समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं बरखान होता क्या है, ठीक है। तो ये बरखान है क्या, तो ये आपको रेतों से बनी हुई आकृति है। जब वो कहाँ पर बनते हैं, जो रेतीले स्थल होते हैं, मरुस्थलीय भाग होते हैं, वहां पर इसका निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो ये आपको जो है भारत में जो मरुस्थल है इसके बारे में है कि मरुस्थल हम किसे कहेंगे, तो वैसी भूमि जहां पर बारिश जो है वो क्या है, अल्प मात्रा में होती है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर वनस्पति भी कम पाए जाते हैं। तो ऐसे स्थल को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, उष्ण मरुस्थल यानी हॉट डेजर्ट, और शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। जहां पर आपको हॉट डेजर्ट जो है वो आपको राजस्थान गुजरात में इसका विस्तार है। पाकिस्तान में अगर बात करें तो वो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारे भारत में जो आपको उष्ण मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल वो क्या, आपको थार मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद जो रेतीला भाग होता है, इससे क्या होता है, कुछ आकृतियां बनती है, जिसे हम लोग बालू टिब्बा, बरखान ये सब कहते हैं, ठीक है। और जो आपको शीत मरुस्थल वो क्या है, लद्दाख है, जो कि बर्फ से ढकी हुई रहती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर है। हाँ, जहां पर औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसे क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, बारिश जैसे अभी अब मानसून आ रही है, ठीक है, तो कहीं पर बारिश कम होती है, कहीं पर बारिश ज्यादा होती है। तो एक बारिश का अनुमान लगाया जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। जैसे हम पूरब साइड से आएंगे, ठीक है, तो पूरब से, या यहाँ पर आपको पूरा मैप है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरब से जो है सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है, तो ये आपको जो मेघालय है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है 1000 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तो बारिश जो है वो कम होती जाती है, इस एरिया में बारिश कम होती है, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ जाएंगे, बारिश कम होती जाएगी। जैसे हमारे बिहार में अगर बात करें, बिहार हमारे क्या बीच में है, हमारे यहाँ भी क्या लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है। जैसे जैसे पश्चिम जाएंगे बारिश कम होती जाती है, ठीक है। तो जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, यानी वर्षा बहुत ही कम होती है, वैसे ही स्थल को हम लोग मरुस्थल कह देते हैं। अब वर्षा होने के कई सारे कारण हैं, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, हालांकि एक कारण अभी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और क्यों ये भाग मरुस्थल है, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है, कि आखिर ये मरुस्थल बना कैसे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर 50 सेंटीमीटर से बारिश कम हो रही है कहीं पर, ठीक है, तो वो आपको धीरे धीरे क्या होता है, मरुस्थल बन जाता है, ठीक है। तो अभी आपको ये बारिश क्यों कम होती है और क्या कारण है मरुस्थल बनने का, अभी इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, मरुस्थल के बारे में क्लियर है, कोई दिक्कत और। चलिए तो इसका फोटो ले लीजिए, फिर इसके बाद अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। तो ये आपने मरुस्थल के बारे में समझ लिया, ठीक है, कि जब हम ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से नीचे आते हैं तो बीच में क्या है, मैदानी भाग है, ठीक है। फिर आपको पठारी क्षेत्र है, और पठार के आपको क्या है, उत्तर पश्चिम में क्या है, आपको मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे मरुस्थल से जो है पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, किस दिशा में है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो मरुस्थल है, ठीक है, और मुख्य रूप से क्या, थार मरुस्थल, ठीक है। तो ये आपको कहां पर है, तो राजस्थान में है, किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में, ठीक है, किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो ये आपको प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में है। अब कारण यह है जानने का कि आखिर ये जो मरुस्थल है उत्तर पश्चिम में ही क्यों है, और ये बना क्यों, ठीक है, और यहाँ पर बारिश क्यों कम होती है, ठीक है। आखिर कहीं पर बारिश कम होती है तो उसका कारण क्या है। लद्दाख में कम बारिश होती है तो उसका एक कारण है कि वहां पर ठंडी ज्यादा है, पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है, एक तो वो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों है, तो इसे समझने के लिए आपको जो है समझना होगा एक और पर्वत को, ठीक है, एक पहाड़ को, जिसे हम लोग अरावली के नाम से जानते हैं। तो अरावली को आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, है ना। अभी आपको कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही थी, ठीक है। तो अरावली पहाड़ियों को आपने सुना होगा, ये अरावली पहाड़ी है कहाँ, तो ये भी आपको जो है प्रायद्वीपीय पठार के जो है यह उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। ये कहां पर है, उत्तर पश्चिम में।
जो शुरू होता है कहाँ से? गुजरात से। कहाँ से शुरू होता है? गुजरात से। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, यह आपको गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक? दिल्ली तक। ठीक है, ये कुछ हरियाणा का भी क्षेत्र में आता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो क्षेत्र आता है ये राजस्थान में। कहाँ आता है? राजस्थान में। ठीक है, तो गुजरात राजस्थान से होते हुए ये दिल्ली तक जाती है। हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र जो है इस अरावली पहाड़ी में आता है। ठीक है, दिल्ली में एक स्थान है रायसीना हिल, नाम सुने हैं? तो रायसीना हिल जो है यहाँ पर आपको दिल्ली में है। ठीक है, तो यह क्यों जाना जाता है, क्यों ये प्रसिद्ध है? इसका कुछ कारण जो है अवश्य होगा। तो इसी हिल पर क्या है, आपको राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन का जो आपको स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ठीक है, ये बना हुआ है कहाँ पर? रायसीना हिल्स पे। ठीक है, और रायसीना हिल्स जो है, ठीक है, ये आपको क्या है? तो अरावली का भाग है। किसका भाग है? अरावली का भाग है। ठीक है, तो अभी जो चर्चा में रहा कि अगर अरावली की कुछ पहाड़ियों को खनन के लिए कॉर्पोरेट को दे दिया जाए, इसका असर जो है दिल्ली वाले तक पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि इसका विस्तार कहाँ तक है? दिल्ली तक है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको रायसीना हिल आ गया। ठीक है, तो दो शब्द में आप लोगों को अंतर पहले भी बताए हुए थे। ठीक है, एक होता है पर्वत, दूसरा होता है पहाड़। ठीक है, पर्वत को कहते हैं क्या? माउंटेन। क्या कहते हैं? माउंटेन। और पहाड़ को कहते हैं हिल्स। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अगर आप प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ रहे हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है, ठीक है, यह आपको क्या होता है? जिसका ऊपरी सतह होता है, यह क्या होता है? आपको चौड़ा होता है, जो पठारी वाला भाग है। ठीक है, तो जो चौड़ा होगा, जहां पर लोग निवास कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं क्या? पठार। तो ये तो हम समझाएंगे आपको प्रायद्वीपीय पठार में। लेकिन अभी आपको जो बताया गया वो क्या? पर्वत और पहाड़ में अंतर। तो जो पर्वत होते हैं, इसका जो शीर्ष होता है, ये आपको क्या होता है? नुकीला होता है। ठीक है, जो शीर्ष होता है वो क्या होता है? नुकीला होता है। ठीक है, और जो पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, इनका भी शीर्ष जो है वो नुकीला होता है, लेकिन थोड़ा गोलाकार होता है। ठीक है, तो ये गोलाकार शीर्ष आपको होता है, जो ऊपरी भाग होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं कर पाएंगे। आपको एक अंतर बताया गया था पहले भी कि जो माउंटेन होते हैं, ये 600 मीटर से जो ऊंचा होता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं क्या? पर्वत। और जो 600 मीटर से क्या हो? कम हो, उसे हम कह देते हैं क्या? पहाड़। ठीक है, तो बहुत लोग क्या है कि पर्वत पहाड़ को एक ही समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है? अलग है। ठीक है, माउंटेन और हिल्स दोनों क्या है? अलग है। तो अभी जो हम अरावली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं अरावली की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि यह प्रायद्वीपीय, या केवल इसको जो है हम भारत का ही लिख दें कि यह भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये कहां पर है? भारत के पश्चिम में। ठीक है, और इनका जो विस्तार है, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम है। ठीक है, यानी पश्चिम से ये उत्तर की तरफ जाता है। ठीक है, जिसमें आपको कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? गुजरात, राजस्थान, थोड़ा हरियाणा, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, ठीक है, और आपको फिर इसमें दिल्ली, नहीं नहीं मध्य प्रदेश नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, ये आपको तिरछा है। ठीक है, हाँ, तो आपको जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसका विस्तार जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। हरियाणा में कम ही भाग है। ठीक है, इसकी जो है, अगर आपको लंबाई पूछी जाए, ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है वह लगभग 800 किलोमीटर है। हाँ, जो आपको गुजरात से लेकर दिल्ली तक की जो लंबाई है, ये लगभग कितना है? 800 किलोमीटर।
ठीक है, कुछ किताबों में आपको 744 किलोमीटर, 750 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर लगभग लेके चलते हैं, लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है, अब यह जो विस्तार है गुजरात से लेकर दिल्ली तक का, ठीक है, तो इसका क्या रोल है, ठीक है, और इसके कारण जो है कैसे मरुस्थल बने, ठीक है, इसके बारे में आपको भी बताया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए कि अरावली का जो निर्माण है वो कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो जो अरावली का निर्माण है ये आपको लगभग जो है 600 से 550 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो 600 से 550 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। किस काल में हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, हाँ, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका निर्माण हुआ। ठीक है, और यह जो समय था यह आपको लगभग 600 से 550 मिलियन वर्ष पूर्व था। ठीक है, यानी काफी पुराना ये आपको पर्वत है। ठीक है, इसलिए इसे जो है विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का यह प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो हमारे भारत में दोनों ही प्रकार की पर्वत श्रेणी है। एक है को क्या, नवीन हिमालय पर्वत को क्या बोलते हैं, नवीन पर्वत श्रेणी, जो कि नया है। ठीक है, और एक है वो पुराना। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अरावली की पहाड़ी। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये क्या है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और काफी पुराना है। इसलिए ये क्या है, ये इसका जो अपरदन हो चुका है। ठीक है, तो अपरदन और अपभ्रंश। ठीक है, तो इस पर्वत में आपको अपरदन और अपभ्रंश देखने को मिलता है, यानी यह टूटी फूटी अवस्था में है। ठीक है, यह क्या है, टूटी फूटी अवस्था में है। इसमें अपरदन और अपभ्रंश आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसका जब निर्माण हुआ तो उस समय हो सकता है कि वो यह जब अपनी नवीन अवस्था में हो तो उसकी जो चोटियां रही होगी वो काफी ऊंची ऊंची रही होगी। ठीक है, लेकिन अब क्या ये बुढ़ापा अवस्था में है। जैसे व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वो बाल्यावस्था से फिर युवावस्था फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है ना। तो ये इसकी क्या है, प्रौढ़ावस्था है, इसलिए ये टूटी फूटी है। ठीक है, जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, वैसे इनकी जो स्थिति है वो क्या, कमजोर स्थिति है। ठीक है, टूटी फूटी अवस्था में है। ठीक है, इसी अरावली पहाड़ी पर जो है आपको एक सवाल पूछा जाता है, माउंट आबू का नाम सुने आप लोग, नहीं सुने, ये एक हिल स्टेशन है। हाँ, हिल स्टेशन लोग जाते हैं ना घूमने फिरने के लिए, है ना। तो माउंट आबू हिल स्टेशन जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी पर ही है। ठीक है, जो कि आपको राजस्थान क्षेत्र वाला जो है उसमें है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक आपको मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है दिलवारा जैन मंदिर। क्या नाम है, दिलवारा जैन मंदिर। ये एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, हाँ, तो अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया सवाल है कि दिलवारा जैन मंदिर जो है ये कहाँ पर है। तो अगर राज्य पूछा जाए तो राजस्थान, पर्वत के बारे में पूछा जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी, और हिल स्टेशन पूछा जाएगा तो माउंट आबू हिल स्टेशन। ठीक है, ये एक दर्शनीय स्थल है, लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसी स्थान पर जो है आपको जो है दिलवारा जैन मंदिर जो है ये तीर्थ स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है। ठीक है, एक और सवाल यहाँ से बन सकता है कि अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर क्या है। ठीक है, यानी सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, तो सर्वोच्च शिखर जो है आपको यहाँ पर वो है गुरु शिखर। ठीक है, हाँ, अरावली की सर्वोच्च शिखर या सबसे ऊंची चोटी जो वो क्या है, गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है ये 1722 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ठीक है, तो ये अरावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अरावली क्या है, तो भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, विस्तार यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। गुजरात राजस्थान हरियाणा दिल्ली में इसका विस्तार है। ठीक है, जहाँ पर सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में है, सबसे कम हरियाणा में है। ठीक है, दिल्ली में रायसीना हिल्स इसी पर है, जहाँ पर आपको क्या है, राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम पूछा गया सवाल है
कि राष्ट्रपति भवन जो है इसका जो निर्माण है वह किस हिल्स पे हुआ है, तो रायसीना हिल्स। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा कि अरावली पर्वत श्रेणी पर कौन से भवन का निर्माण हुआ है, आपको ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन या और कुछ। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 800 किलोमीटर। ठीक है, कुछ किताबों में आपको 744 किलोमीटर भी देखने को मिलता है, तो वह ऑप्शन वो देख लीजिएगा। ठीक है, जो इसका विस्तार है ये 600 से ये जो आपको पुराना है 600 से 550 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका जो निर्माण हुआ। विश्व की यह प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है जिनका अपवर्तन हो चुका है, अपभ्रंश अवस्था में ये है। ठीक है, माउंट आबू हिल स्टेशन यहाँ पर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है राजस्थान क्षेत्र में, जहां पर आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर है और सर्वोच्च शिखर जो वो क्या है, गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब समझिए कि आखिर इसका रोल जो है यह मरुस्थल में क्या है। ठीक है, देखिए जब भी बारिश होती है, ठीक है, ऐसे बारिश के कई रूप हैं, कई प्रकार हैं। ठीक है, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे भी, पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा, बहुत प्रकार की वर्षा है। ठीक है, लेकिन भारत जो है ये एक कृषि प्रधान देश है और भारत में बिना पानी का जो है कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। ठीक है, और भारत में जो अधिकतर खेती होती है, सिंचाई होती है, वो मानसूनी वर्षा से होती है। ठीक है, अभी आप लोग सुन भी रहे होंगे कि मानसून का आगमन हो चुका है। अभी जो आप लोग बारिश देख रहे हैं, ठीक है, ये मानसूनी वर्षा का असर है। हालांकि अभी मानसून बिहार तक नहीं पहुंची है, अभी आपको ये केरल के तट पर है। ठीक है, तो 1 जून को जो है मानसून जो है वो लगभग केरल के तट पर पहुंचती है, लेकिन इस बार क्या 5 दिन पहले आ गई है। 25 मई को आपको केरल के तट पर मानसून पहुंच चुकी है। ठीक है, और ये मानसूनी वर्षा जो धीरे धीरे शुरू होगी। ठीक है, तो केरल आपको कहां पर है, सबसे नीचे है। ठीक है, हाँ, तो ये जो मानसून, हाँ केरल को केरलम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मानसून वर्षा है, ठीक है, इसका कारण क्या होता है, तो मानसून वर्षा को पढ़ेंगे आप अलग टॉपिक में, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें समझा देते हैं कि मरुस्थल बनने में इसका क्या योगदान है। ठीक है, देखिए जो हमारा हिंद महासागर है, ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी का जो है 2 भागों में बांटने का काम जो है होता है, जिसे एक तो हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। और यह काम कौन करती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में जो है जलधाराओं का निर्माण होता है। ठीक है, फिर वो हिंद महासागर में आते हैं और हिंद महासागर में जो ये जलधाराएं होती है, यह आपको जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में आ रही होती है। ठीक है, लेकिन चूंकि पृथ्वी हमारी क्या है, रोटेट करती है, घूमती है, इसके कारण क्या है कि ये पवन जो है वो ऊपर उठ के चलती है। ठीक है, और जैसे ही ये आपको उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती है पवनें, ठीक है, ये रोटेट करते हुए घूमते हुए ऊपर तक पहुंचती है और ये पहुंच जाती है कहां, अरब सागर में। तो इसकी दिशा क्या हो जाती है, इसकी दिशा उत्तर पश्चिम हो जाती है। क्या हो जाती है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में पवनों का होना जो है ये निर्भर करता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। आप लोगों को पिछली क्लास में बताया भी गया था कि कैसे रोटेट करती है पृथ्वी, है ना, जब आपको विश्व का भूगोल पढ़ाया जा रहा था, है ना। हालांकि विश्व का भूगोल पूरा आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए बाकी है। ठीक है, तो वहां पर ये आपको बताया गया था कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, और जब पश्चिम से पूर्व घूमती है तो उस पर जो हवाओं का जो आपको एक पूरा आवरण है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हवाएं जब हिंद महासागर से ऊपर आती है, यानी आपको उत्तरी गोलार्ध में आती है, ठीक है, विषुवत रेखा से ऊपर, तो इसका दिशा जो हो जाती है वो क्या, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये आपको ऊपर की ओर जा रही है, मतलब क्या, उत्तर, और देखेंगे झुका हुआ है इस दिशा में, यानी क्या, पूर्व। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पवनें क्या है, चलती है। ठीक है, और ये पवनें जो है जब चलती है तो ऊपर में क्या है, आपको पर्वत है ना, इस पर्वत से टकराती है और पर्वत से टकराने के बाद क्या है, ये जोरदार बारिश करवाती है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जो बारिश होती है वो मानसूनी वर्षा के कारण, कि जब ये मानसूनी पवनें चलती है, ठीक है, और यह अरब सागर से पानी को लेकर चलती है। ठीक है, जब हवाएं चलती है किसी समुद्र तट के ऊपर से, किसी समुद्र की सतह के ऊपर से, तो वहां उससे नमी को धारण करती है।
ठीक है। तो उस नमी को लेकर जब अरब सागर से जा रही होती है तो इसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। और उत्तर पूर्व की ओर जाते हुए ये टकराते हैं कहाँ, ऊपर में पर्वतमाला से, जो कि आप लोगों को पहले पढ़ाया गया है हिमालय के बारे में, ठीक है। तो हिमालय से टकराने के बाद क्या है कि यह इस क्षेत्र में पूरा बारिश करवाती है, जो हमारा मैदानी एरिया है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन सब में बहुत तेज बारिश करवाती है। जब ये पवनें चल रही होती है तो इधर से भी ये पवनें चलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी से पानी लेती है, और यहाँ पर क्या है, मेघालय का पठार। तो मेघालय की पठार में यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ बारिश करवाती है। तो मेघालय की पठार में सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का पूरा पानी यहीं पहुंच गया, पूरा वायु यहीं पहुंच गया, और ये आपको कई सारी रुकावटों के बाद पहुंचती है, ये आपको बिखर जाता है, ठीक है। तो आपको मेघालय के क्षेत्र में, जिसे हम शिलोंग का भी पठार कहते हैं, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो भारत में बारिश होने का कारण क्या है, आपको मानसूनी पवनें जो चलती क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है मानसून पवनें किस दिशा से चलती है, किस दिशा से चलती है, तो दक्षिण पश्चिम। किस दिशा से चलती है, तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है। किस दिशा में चलती है, तो उत्तर पूर्व। किस दिशा में चलती है, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलती है, ठीक है। तो ये आपको हिमालय से टकराने के बाद क्या बारिश करवाती है, ठीक है। जब ये पवनें चल रही होती है तो ये क्या है, अरावली के समानांतर चलती है, जैसे जैसे अरावली है उसी के समानांतर चलती है। तो अरावली के समानांतर चलने के कारण क्या हो, ये पवनें सीधी जा रही है, इसको कोई रोका ही नहीं। जब तक कोई रोकेगा नहीं तब तक बारिश होगी नहीं, ये पवनें तो सीधा जा रही है ना। ऊपर जब ये हिमालय से टकराती है, ठीक है, तो हिमालय से टकराने के बाद क्या है कि यहाँ पर आपको क्या होती है, एकदम झमाझम बारिश होती है ना, पूरा झमाझम यहाँ बारिश होती है। लेकिन यह बारिश जो है ये अरावली के इस पार नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती है, कि जो अरावली है, जो अरावली आपको क्षेत्र है, ये क्या है, ये वृष्टि छाया का निर्माण करती है। हाँ, ये वृष्टि छाया का निर्माण करती है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रेन शेडो। रेन शेडो, ठीक है। ये क्या होता है कि जब हिमालय से टकराने के बाद बारिश हो रही होती है तो इस बारिश को जो है अरावली पर्वत जो है वो पश्चिम साइड आने से रोकती है। जब पवनें चल रही थी तो इसको रुकने का मौका नहीं मिला, कहीं वो टकराया नहीं, तो बारिश इधर हुई नहीं। जब ये हिमालय से टकरा गई तो हिमालय से टकराने के बाद जब ये बारिश इधर आना चाहेगी तो अरावली जो है वो रोक लेगी, बोले भाई हम जाने देवे नहीं करेंगे, है ना। तो अरावली यहाँ पर क्या है कि इस बारिश के पानी को, इस बारिश को जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आने से रोकती है, ठीक है। और जब यहाँ बारिश आ ही नहीं पाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मरुस्थल का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो किसकी है, अरावली की। तो ये आपको अरावली अरावली पर्वत जो है इसके रेन शेडो में आती है, वृष्टि छाया में आती है, यानी ये पानी वहां तक पहुंचने देती ही नहीं है। और पानी नहीं पहुंचेगी तो वहां पर क्या होगा, वनस्पति नहीं होंगे, वहां पर मरुस्थलीय भूमि का निर्माण होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ नीचे में आपको आगे पढ़ेंगे, एक पर्वत है नीलगिरी पर्वत, ठीक है, जो कि आपको केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है, ठीक है। तो ये नीलगिरी पर्वत जो है ये भी क्या करती है, रेन शेडो का निर्माण करती है, किसके लिए, तमिलनाडु के लिए, ठीक है। तो जब ये बारिश को करवाने वाली जो कारक है मानसूनी पवनें ये चल रही होती है तो ये नीलगिरी पर्वत जो है वो इसको तमिलनाडु के साइड पहुंचने नहीं देती है। ये ऊपर जाके हिमालय से टकरा के इन क्षेत्रों में बारिश होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं होगी। यही कारण होता है कि तमिलनाडु में जो है आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में धान की खेती न करके आपको ठंडी के मौसम में धान की खेती होती है, क्योंकि वहां पर ठंड के मौसम में जो है बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। कि जो भी मानसूनी पवनें चलेगी तो मानसूनी पवनों के कारण जो है हमारे यहाँ बारिश होगी अच्छी खासी, लेकिन तमिलनाडु में बारिश ज्यादा नहीं होगी। जब आपको नवंबर दिसंबर में लौटती हुई पवनें आती है, इधर से वापस होती है पवनें, तो ये पवनें यहाँ पर नीलगिरी पर्वत में टकराती है और तब जाकर इस क्षेत्र में भारी बारिश करवाती है, ठीक है। इसलिए अगर आपके परिवार के सदस्य कोई रहते हैं मद्रास में, चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु के किसी भी क्षेत्र में, तो आप पूछ सकते हैं, आपको बताएंगे कि हाँ ठंडी में बारिश होती है, ठीक है। तो उसका मुख्य कारण क्या है कि ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है, कि मानसूनी पवनों को जाने के क्रम में क्या हुआ, ये रोका नहीं,
जाने दिया और आने के टाइम में रोक लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर गर्मी में बारिश कम होती है और ठंडी में ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए आता है बात समझ में। तो ये आपका जो मरुस्थल है इसका निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है, अरावली के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक देखिए कोई बात समझने में दिक्कत है, तो यहाँ तक में आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा देखिए। तो आप भौतिक विभाजन में पहला क्या आपने पढ़ा, पर्वत के बारे में, ठीक है। पर्वत में आपने जो है दो हिमालय को पढ़ा, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय, ठीक है। फिर आपने जो है अभी पढ़ा किसके बारे में, मरुस्थल के बारे में, ठीक है। और यहीं पर आपने अरावली के बारे में भी पढ़ लिया, है ना। तो आपको पर्वत, मरुस्थल और अरावली पर्वत, यहाँ से जितने भी आपको सवाल बनने वाले थे एग्जाम में ये आपको पढ़ा दिए गए, ठीक है। कल अब हम लोग चलेंगे नीचे वाले भाग में, पहुंचेंगे कहाँ, प्रायद्वीपीय पठार में, यानी कल हमको पढ़ना क्या है, पठार के बारे में, ठीक है। तो कल आपको पठार के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे पहले कल आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा पर्वत के बारे में, मरुस्थल के बारे में और अरावली के बारे में। तो जो आपने ये तीन टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कल यहाँ से पहले सवाल पूछे जाएंगे, फिर आपको आगे पढ़ाया जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको आज का होमवर्क रह गया कि इसको आप लोग क्या करें, रिवीजन करें, ठीक है, ताकि कल सवाल पूछ सके। फिर इसके बाद कल आप लोग को प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्लियर है। चलिए ठीक।